हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स और थियरीज इतनी पावरफुल होती हैं कि जो कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर आती हैं। अमेरिका एक ब्रिटेन की कॉलोनी थी, लेकिन अमेरिका को अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और उसमें एक पॉलिटिकल थियरी थी जो सबसे पावरफुल थी। ये थियरी इतनी पावरफुल है कि आज भी अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और प्रेसिडेंट्स अपनी स्पीचेस में इसी के कुछ अंश दोहराते हैं। जैसे कि 2004 में बराक ओबामा की डीएनसी पर की हुई स्पीच, जहां पर उन्होंने फेमसली कहा था, ना तो हम रेड स्टेट्स हैं, नीदर वी आर ब्लू स्टेट्स, बट वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो टर्म है जो आज के पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थियरिस्ट उन्होंने कॉइन किया था। ये असल तो ब्रिटिश थे, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, बट ही माइग्रेटेड टू अमेरिका और 1776 में इन्होंने एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल थियरी दी बाय द नेम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पहले जब इन्होंने छापी वो छोटे से पैम्फलेट की शक्ल में था एंड एनोनिमस था, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इतने पावरफुल थे कि पूरे अमेरिकन रेवोल्यूशन की ये बैकबोन बने। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी ट्रूप्स को यही पैम्फलेट पढ़ के दिखाया, जिसने उनका मोराल हाई किया और अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश को डिफीट किया। थॉमस पेन अपनी इस पॉलिटिकल थियरी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क के लिए इंडिपेंडेंस हासिल कर लेना आसान काम नहीं है। उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि उसकी अपनी पॉपुलेशन के अंदर, उसकी सोसाइटी के अंदर ये जिज्ञासा हो, ये इच्छा हो, ये उमंग हो कि वो आज़ाद होना चाहे। न सिर्फ ये, बल्कि वो एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को वो चलाने की क्षमता रखती हो। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो पेन कहते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है करेज। अगर किसी सोसाइटी में करेज ना हो तो वो सोसाइटी अल्टीमेटली विल बी रूल्ड बाय अदर्स, जैसा कि अमेरिका रूल होती थी। अमेरिका को ब्रिटेन 7 समुंदर पार से रूल करता था। ब्रिटेन की यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस थी जो अमेरिका को चलाती थी और वो इंस्टीट्यूशन से अब अमेरिकन्स तंग आ गए थे। अमेरिका छोटी छोटी कॉलोनीज के अंदर बटा हुआ था, जहाँ पर ब्रिटिश के एक्सट्रीम्स ऑफ टैक्सेस का सिस्टम था और ऐसे लॉज दिन ब दिन लाए जा रहे थे कि किसी न किसी ज़रिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की ज़मीन को खुद हड़प लेती थी। इतनी एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन एक ऐसा मुल्क जो 7 समंदर पार से आपके ऊपर चलाए, ये किसी भी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पेन देते हैं अपने इस कॉमन सेंस में। कॉमन सेंस में 3 बड़े पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं। सबसे पहला बड़ा पॉलिटिकल आइडिया जो पेन देते हैं वो ये है कि एक नए समाज की रचना के लिए, आज़ादी के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई समाज जब तरक्की करना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है, देन कलेक्टिव एफर्ट्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम बहैसियत इंसान ऐसे लोग हैं जो सोसाइटीज़ में या एक सोशल एनिमल हैं जहाँ हमको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर हम बीमार भी पड़ जाएँ तो हमको ज़रूरत पड़ती है अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, कि वो हमको कंफर्ट दें, हमारा ख्याल रखें और हमको अपलिफ्ट करें। उसी तरह से सोसाइटीज़ होती हैं। सोसाइटीज़ भी जब बीमार हो जाती हैं तब उनको ज़रूरत पड़ती है लोगों के कलेक्टिव एफर्ट्स की। और ये कलेक्टिव एफर्ट्स जो अल्टीमेट फॉर्म लेते हैं, उन कलेक्टिव एफर्ट्स को हम कहते हैं लॉज। क्योंकि थॉमस पेन कहते हैं कि नोबडी एक्सेप्ट गॉड इज़ विदाउट फ्लॉज और विदाउट सम वाइसेस। लेकिन हम इंसान हैं जो मॉरली बहुत कमज़ोर होते हैं। हम अपनी सक्सेस के लिए किसी और के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, किसी पर जुल्म कर सकते हैं, किसी का हक दबा सकते हैं। तो सोसाइटी को एक अच्छे सिस्टम में चलाने के लिए जिस कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस कलेक्टिव एफर्ट्स को कहा जाता है लॉज। और ये लॉज जब अपने जगह पर आ जाते हैं तो वो एक नए सोसाइटी को जन्म देते हैं जो उस पर चलती है। और इन्हीं लॉज या इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर अमेरिका का फिर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा होता है। इन्हीं आइडियाज़ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है। थॉमस पेन के ये आइडियाज़ बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे लोग फिर इसके ऊपर बिल्टअप करते हैं। जैसे कि बहुत फेमस पॉलिटिकल वर्क बाय मैडिसन J.N. हैमिल्टन कॉल्ड एज द फेडरलिस्ट पेपर्स। फेडरलिस्ट पेपर्स दरअसल में वो पॉलिटिकल थियरी है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बैक करती है।
और इन्हीं थियरीज की वजह से जितने भी ब्रिटिश ओल्ड इंस्टीट्यूशन थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए और एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस विद न्यू फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने जन्म लिया एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन और द अमेरिकन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस। दुनिया भर में पॉलिटिकल थियरीज और पॉलिटिकल थियरिस्ट और फिलोसोफर्स जिस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा लिखते हैं और सोचते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हाउ द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड, कैसे एक गवर्नेंस और एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक सोसाइटी बनाई जाती है, उसके लिए पॉलिटिकल लॉज बनाए जाते हैं। इस पर बहुत सारों ने काम किया। इम्पॉर्टेंट हैं थॉमस हॉब्स इन हिज बुक लेवायथन एंड रूसेओ इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वेस्टर्न वर्क्स हैं जो बताते हैं कि गवर्नमेंट्स कैसी बननी और बनाई जानी चाहिए और ये इन्हीं पॉलिटिकल आइडियाज़ को अल्टीमेटली लेकर आगे चलते हैं। जाहिर है जब एक नई गवर्नमेंट बनाते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कैसे होगा और यही है दूसरा मेन कॉन्सेप्ट थॉमस पेन के आइडियाज़ का। वो ये कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी लोगों की ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म जिसकी की रिक्वायरमेंट है, ना कि मोनार्की या किंगशिप या सिर्फ राजा जो अपने बाद अपने बच्चे को राजा बनाए। जाहिर है जब हम एक बड़ी सोसाइटी में एक नया गवर्नेंस बनाते हैं और चाहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, तब उसके लिए हमको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और इसी से कॉन्सेप्ट निकला ऑफ इलेक्शंस कि इलेक्शंस हो, रिपीटेड इलेक्शंस हो और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और ये रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें। इससे पहले भी थॉमस पेन कहते हैं कि पुराने सिस्टम ऑफ मोनार्की में कुछ एलिमेंट्स थे जो इसके मौजूद थे, कुछ देवर 3 डोर्स दैट वर ओपन, लेकिन ये सारे के सारे फेलियर साबित हुए। जैसे पुरानी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में सबसे ऊपर राजा होता था मोनार्क, उसके नीचे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते थे, यानी वो लोग जो सोसाइटी में बहुत एलीट हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जो बहुत ही सुपर रिच हैं। उसके बाद होता था हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। थॉमस पेन कहते हैं कि राजा टायरैनिकल होते हैं, राजा बहुत जुल्म करते हैं और उनकी अपनी एक सनक और उनके अपने एक आइडियाज़ के हिसाब से चलते हैं, तो ये तो कंप्लीट फेलियर है और इसको हमने बहुत पहले बंद कर दिया है या छोड़ दिया है। दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वो कहते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसे लोगों का मिश्रण है जिनका रियलिटी से कोई टच ही नहीं होता। कॉमन मैन और कॉमन लोगों के इश्यूज से उनको कोई लेना देना भी नहीं होता और उनकी कोई रियलिटी से ग्रास्प नहीं होती, रियलिटी से उनका टच नहीं होता। इसीलिए वो कभी भी आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एलीट होते हैं। दूसरा लास्ट होता है दैट इज़ द हाउस ऑफ कॉमन्स। पेन कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी पावरलेस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, बस वो एक टूल की तरह, झुनझुने की तरह लोगों के हाथ में दे दिया जाता है कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके मसाइल या आपके इश्यूज़ को हल करेंगे, लेकिन ये एक पावरलेस बॉडी होती है। तो पेन ये आइडिया सजेस्ट करते हैं कि जब हमने मोनार्की को छोड़ दिया है, उसको उठाकर फेंक दिया है, तो इन 3 सिस्टम्स को भी हमको उठाकर फेंक देना चाहिए और एक नए गवर्नेंस को इख्तियार करना चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बने और एक नई सोसाइटी और गवर्नेंस और सोसाइटी को रूल करें थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वो कॉन्सेप्ट था पहली बार जिसने अलग अलग जो स्टेट्स थे उनको मिलाकर यूनाइट किया और थॉमस पेन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम ना ये स्टेट है ना वो स्टेट है, लेकिन हम हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वर्ड को कॉइन करने वाले थॉमस पेन पहले आदमी हैं और उनका जो विजन है वो ये कहते हैं कि कोऑपरेशन से हम इसके लॉज को बिल्डअप करेंगे और न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को बनाएंगे और उसको कोऑपरेशन से हम चलाएंगे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया वो देते हैं दैट इज़ कि ब्रिटेन से अमेरिका को पूरी तरह से फ्रीडम ले लेना चाहिए या सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए। इसका वो जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर पूरा रिडेंडेंट है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ब्रिटेन जिस तरह से जुल्म ढाता है, टैक्सेस लगाता है, प्रॉपर्टी को एनेक्स करता है, लोगों पर जुल्म करता है, अब वो टाइम आ गया है कि अमेरिका ब्रिटेन को किसी भी लिहाज से एंटरटेन न करे और पूरा का पूरा फ्रीडम उससे हासिल करे। इसके लिए बहुत जंग हुई, बहुत रेवोल्यूशन हुई, बहुत लोगों का खून गया और यहीं से अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने जन्म लिया। अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक बेसिक प्रिंसिपल पर फाउंड होता है। उस प्रिंसिपल को कहा जाता है कि कोई भी एक ऐसा जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है, रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक है,
उसके साथ अमेरिका या कोई और कंट्री आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कोशिश करेगा कि इन्वॉल्व ना हो, उसके साथ वो जंग नहीं करेगा, वो पीसफुली एग्जिस्ट करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को बाद में इवॉल्व किया गया और इस पॉलिटिकल थियोरी और कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीस थियोरी, जिसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसीज अपने आपस में एक दूसरे से ना तो फाइट करेंगी और ना आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगी। और इस डेमोक्रेटिक पीस थियोरी के सबसे पहले पॉलिटिकल थियोरीज जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया और इसको इवॉल्व किया वो थे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स लाइक कांट, जिन्होंने अपनी फेमस पॉलिटिकल थियोरी परपेचुअल पीस में इसको एलॉबरेट किया है। और दूसरे थे अलेक्सी डू टोकोविल, जिन्होंने अपनी फेमस वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका में इसी कॉन्सेप्ट और इसी थियोरी को एलॉबरेट किया है। जब थॉमस पेन ने 1776 में ये कॉमन सेंस की पॉलिटिकल थियोरी दी, उसने एक नए अमेरिका और नए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन आज हम देखें कि ये पॉलिटिकल थियोरी और नए पॉलिटिकल आइडिया के जन्म के ऑलमोस्ट 250 से 350 साल के बाद आज अमेरिका कहाँ खड़ा है। अगर आज हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटरीली ऑक्यूपाइड मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी कॉलोनीज बनाई हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मिलिट्री बेसिस दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। ये वो मुल्क है जिसने बहुत सारे आज़ाद मुल्कों पर अलग अलग तरह से इसने इंक्रोच किया है और इसने अपने आप को असर्ट किया है। जब अमेरिका की शुरुआत हुई थी तो वो ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद करना चाहता था और आज ऑलमोस्ट 300 साल के बाद अमेरिका आज उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से 300 साल पहले ब्रिटेन था, जहां वो नए ममालिक को कैप्चर करता, वहां के रिसोर्सेस को छीन लेता और मिलिट्री के थ्रू पूरी मुल्क पर दबाव बनाए रखता। इन पॉलिटिकल थियरीज को हमको फिर से समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स दैट रन्स अराउंड नॉट ओनली अफेक्टिंग अस एंड आवर डेली लाइव्स बट ऑल्सो द वे इन विच द वर्ल्ड इज गवर्न एंड थ्रू विच आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटीज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। होप कि आपको हमारी ये पॉलिटिकल थियरी पसंद आई होगी, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।